नमस्कार दोस्तों, क्रैक यूपीएससी में आपका स्वागत है। ध्यान होगा आपको कि ब्रिटिश विस्तार हमने क्या किया था, समाप्त कर लिया था। उसके बाद से हम ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीति के बारे में पढ़ रहे थे। आर्थिक नीति में हमने शुरुआत की थी सबसे पहले साम्राज्यवाद के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। फिर हमने उपनिवेशवाद के बारे में देखा था। उसके बाद उपनिवेशवाद के 3 चरण हमने बारी बारी से देखे थे कि उपनिवेशवाद के 3 चरण कौन कौन से थे और 3 चरणों की विशेषता क्या क्या थी। ठीक बात है, आप लोग को ध्यान है ना। उसके बाद से हमने देखा जमींदारी व्यवस्था क्या थी। ठीक बात है, जो अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था दोनों एक ही बात है। फर्स्ट नंबर हमने देखा था, उसको हमने कंप्लीट भी कर लिया। दूसरा हमें देखना है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ तो बता ही दिया था। एक बार चलिए फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि रैयतवाड़ी के बारे में हमने क्या क्या जाना था। ठीक है, अब चलिए, जो ज़मींदारी व्यवस्था थी वो कहाँ कहाँ लागू थी, याद है ना आपको? कहाँ कहाँ पे लागू थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस। जब ज़मींदारी व्यवस्था लागू हुई थी, यानी कि अस्थाई बंदोबस्त जब लागू हुआ था, तो उस वक्त क्लाइव थे। 1793 में ये लागू हुआ था। ठीक बात है, ध्यान है ना। ज़मींदारी व्यवस्था में जो मालिकाना हक था वो ज़मींदारों के पास था। ठीक है, ज़मींदारी व्यवस्था को लेके बहुत सारी शर्तें होती थी। अगर जो शर्तें पूरी कोई नहीं करता था तो उसकी जो ज़मींदारी होती थी वो छीन ली जाती थी। ठीक बात है, और इसमें ज़्यादा अंग्रेज़ों को टेंशन नहीं होता था। जो वसूलना था ज़मींदार ही वसूल के ब्रिटिशर्स तक पहुंचाते थे। ठीक बात है, इससे ज़मींदारों के सामने आ जाने से इनके राजनीतिक वर्चस्व में भी, मतलब ब्रिटिशर्स के राजनीतिक वर्चस्व में भी वृद्धि होती है। क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि समाज के एक कुलीन वर्ग से आता हो, जिसकी समाज में अच्छी खासी पकड़ हो, वो लास्ट में किसके साथ था? अंग्रेजों के साथ था। ठीक बात है। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या विशेषता थी, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। कैसे भिन्न था जमींदारी व्यवस्था से रैयतवाड़ी व्यवस्था? जमींदारी व्यवस्था के विपरीत रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो मालिकाना हक था वो रैयतों के पास था। समझ में आ रहा है? भूमि का मालिकाना हक रैयतों के पास था, जो कि जमींदारी व्यवस्था में किसके पास होता था? जमींदारों के पास होता था। ठीक बात है। अब ऐसा इन लोगों ने क्यों किया? सबसे फर्स्ट बात ये थी कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो चुका था। अब औद्योगिकरण होने की वजह से बाजार चाहिए था ब्रिटेन के लिए, तो भारत को एक बाजार के रूप में देखा गया। तो सारे लोगों ने ये दिमाग लगाया कि अगर जो मार्केट में पैसा ही नहीं होगा, यानी कि जिस जगह पे हमें अपना सामान पहुंचाना है वहाँ लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, धन ही नहीं होगा, तो लोग हमारी चीज़ें खरीदेंगे कैसे? खरीदने के लिए धन की तो आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसलिए जो रैयत थे उनको भूमि का मालिक माना गया, ताकि वे अपना फसल उगा सके। और उसमें एक नियम और भी था। नियम ये था कि किसान जो भी अपने उपज में लागत लगाएगा, उस लागत को निकालने के बाद जो बचेगा उसमें से 50% से अधिक ब्रिटिशर्स नहीं ले सकते थे। अधिकतम 50% बस ले सकते थे। तो ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि कुछ आय किसानों के पास बचे और वो ब्रिटिश वस्तुओं को खरीद सके। ठीक बात है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था में और क्या था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में, ज़मींदारी व्यवस्था में क्या होता था, जैसे कि कोई आपातकाल की स्थिति आई, ठीक है, कोई संकट आया, तो भी भू राजस्व वसूला जाता था। क्यों वसूला जाता था? क्योंकि जब ज़मींदारों के पास भूमि का नीलामी होता था कि इतने भूमि पे आपको कर वसूलना है, तो ये नहीं सोचा जाता था कि इस बार आपात आया है तो ना राजस्व लिया जाए। तो जब राजस्व लिया जाता था तो ज़मींदार भी शोषण करने में चूकते नहीं थे। वो भी किसानों की कोई भी परेशानी नहीं समझते थे, चाहे उनके पास हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक बात है। तो रैयतवाड़ी में ऐसी व्यवस्था थी कि अगर जो कोई आपात की स्थिति होती है, सूखा पड़ता है, ठीक है, प्राकृतिक आपदा होती है, तो उसमें राजस्व में कर में छूट का प्रावधान था।
लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ लिखा हुआ था, हकीकत में ऐसा अप्लाई नहीं होता था। आगे, ज़मींदारी व्यवस्था में ब्रिटिशर्स को ज़्यादा सारे अधिकारियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि ज़मींदारी अपना देख लेते थे। ठीक बात है। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में सारी की सारी भूमि पर रैयतों का अधिकार होने के कारण अंग्रेज़ों को बहुत सारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का नियुक्ति भी करना पड़ा राजस्व वसूलने के लिए, सारे नियम कानून को बनवाने के लिए। तो इस वजह से इनका जो प्रशासनिक खर्चा हुआ वो बढ़ गया, जो कि जब अगला ये महरवाड़ी व्यवस्था लागू करेंगे तो उसमें कोशिश करेंगे कि जो प्रशासनिक खर्चा है उसको बहुत कम किया जाए। ठीक है, उसमें सुधार किया जाए। और ज़मींदारी व्यवस्था से रैयतवाड़ी यहाँ पे लागू करने का और भी इन लोगों ने कुछ कारण दिए, जैसे कि इन लोगों ने कहा कि जो टीपू सुल्तान होते थे, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुई, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मैंने आपको बताया था बॉम्बे जब प्रेसिडेंसी का नाम लिया जाता है तो किसी एक केंद्र बिंदु को नहीं कहा जाता है, काफ़ी लंबा सा भूभाग है। जैसे अगर जो हम गुजरात का एरिया ले लें, ठीक, मध्य प्रदेश का एरिया ले लें, महाराष्ट्र का एरिया ले लें, उत्तरी कर्नाटक का एरिया ले लें, ये सब मिला के क्या होता था, मुंबई प्रेसिडेंसी होती थी। और अगर जो हम मद्रास की बात करें तो मद्रास जो कि कर्नाटक में हुआ करता था और कर्नाटक तमिलनाडु में हुआ करता था, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में आधे से अधिक जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था नीचे वाला वो आता था, तमिलनाडु आता था, तो ये सारे हिस्से आते थे मद्रास प्रेसिडेंसी में। और कुछ असम के भी भाग में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। मिला जुला के कृषि क्षेत्र के 51% भाग पे रैयतवाड़ी व्यवस्था इन लोगों ने लागू किया था। तो इनका कहना ये था कि मैसूर में जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क साधा था राजस्व इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। तो इनके कहने का मतलब था कि परंपरा पहले से ज़मींदारों की यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी, नहीं चली आ रही थी, इसलिए भी हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था यहाँ पे इस एरिया में लागू किया। दूसरी चीज़, अगर जो एक चीज़ और माना जाए तो ब्रिटेन में उपयोगितावादी जो विचारधारा थी वो काफ़ी उसका चल रहा था, दौर चल रहा था। जैसे कि उपयोगितावादी क्या हो गया, मतलब ऐसे विद्वान होते थे, विद्वान पढ़े लिखे लोग होते थे जो ये मानते थे कि अगर जो हम कोई कार्य कर रहे हैं बड़े लेवल पे तो उससे कुछ लोगों का बस भला ना हो, अधिक से अधिक लोगों का भला होना चाहिए। ठीक बात है। तो अधिक से अधिक लोगों का भला होना चाहिए मतलब आपको समझ में ही आ रहा होगा कि अगर जो ज़मींदारी व्यवस्था है तो इसमें सिर्फ ज़मींदार सुखी हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था रहेगी तो उसमें सारे भूमि के मालिक जब रैयत हो जाएंगे तो कम से कम ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा, संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ज़मींदारों में संख्या कम हो जाएगी, यानी कि कम लोगों का फ़ायदा होगा। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो उपयोगितावादी विचारधारा यही थी कि अगर जो हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, ये भी एक बात था। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन कौन से एरिया में था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कुछ असम के भाग में, टोटल 51% पे। ठीक बात है, आपको ध्यान रहेगा। चलिए, तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त। हेडिंग डालेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त। चलिए, अब नीचे आप लोग लिखेंगे मुख्यतः, एरिया की बात कर रहे हैं, मुख्यतः मद्रास एवं बॉम्बे प्रांत में, असम के कुछ भागों में भी, असम के कुछ भागों में भी, ये एरिया हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप लोग 1820 के दशक में, 1820 के दशक में मद्रास में थॉमस मुनरो के निर्देशन में, मद्रास में थॉमस मुनरो के निर्देशन में तथा बॉम्बे में एलिफिस्टन के निर्देशन में, बॉम्बे में एलिफिस्टन, ठीक है, एलिफिस्टन के निर्देशन में इसे लागू किया गया। इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे सर्वप्रथम 1792 में, 1792, सर्वप्रथम 1792 में 12 महल क्षेत्र है जो कि तमिलनाडु में है। ठीक बात है, आप लोग ध्यान देंगे। सर्वप्रथम 1792 में 12 महल क्षेत्र में प्रायोगिक तौर पर
प्रायोगिक तौर पर इस बंदोबस्त को लागू किया गया। इस बंदोबस्त को लागू किया गया। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे विशेषता, कि इसकी अच्छाई क्या थी रैयतवाड़ी की। ठीक है, विशेषता क्या थी, विशेषता हेडिंग डालेंगे। उसमें पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, जमींदारी बंदोबस्त के विपरीत, जमींदारी बंदोबस्त के विपरीत रैयतों को भूमि का मालिक माना गया। रैयतों को भूमि का मालिक माना गया और मालिकाना हक को वंशानुगत एवं हस्तांतरणीय बनाया गया। हस्तांतरणीय बनाया गया। इस चीज़ का मतलब आप लोग समझेंगे, जो ज़मींदारी बंदोबस्त थी उसमें क्या होता था कि ज़मींदार लोगों का हक होता था भूमि पर, उनका मालिकाना हक होता था। तो ज़मींदारी व्यवस्था में जो ज़मींदार लोग थे वो भी वंशानुगत हो गया था कि अगला जो ज़मींदार होगा उन्हीं के घर से होगा। जैसे कि जब लंबे टाइम तक चीज़ें नीलाम होने लगी, 10 साल या बहुत टाइम के लिए, तो वही ज़मींदार फिक्स होते थे। अगर जो वो ऐसा वैसा काम ना करें, नियम के विरुद्ध काम ना करें, तो उनको हटाया नहीं जाता था। ठीक है बात है। तो ज़मींदारी व्यवस्था में जो ज़मींदार होते थे उनका भी वंशानुगत हो गया था, हस्तांतरणीय हो गया था। हस्तांतरणीय मतलब कि एक लोगों को हटा के दूसरे लोगों को उस पर रखा जा सकता था। ऐसे ही रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो रैयतों को भूमि का मालिक माना गया था उनका भी वंशानुगत किया गया था और हस्तांतरणीय किया गया था। वंशानुगत मतलब कि उनके बाद जो किसान होगा उसके बाद अगला जो उसका वंश आएगा उसका अधिकार होगा। और एक बात और कि अगर जो वो हस्तांतरणीय यानी कि बेचना चाह रहा है, किसी को देना चाह रहा है, तो वो चीज़ें हस्तांतरणीय होती थी। एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता था, मतलब एक लोग से दूसरे लोगों पर उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता था। हस्तांतरणीय का मतलब ये था। चलिए अब विशेषता में आप लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ज़मींदारी बंदोबस्त की तरह यहाँ भी मालिकाना हक के साथ शर्तें जुड़ी हुई थी। अर्थात समय पर भू राजस्व अदा न करने की स्थिति में मालिकाना हक छीन लिया जाता था। अगला पॉइंट उसी में, भू राजस्व निर्धारण की पद्धति अपेक्षाकृत बेहतर थी। भूमि का वर्गीकरण एवं सर्वेक्षण के पश्चात निर्धारण की योजना बनाई गई। एक बात आप लोग ध्यान देंगे, जो ज़मींदारी व्यवस्था थी तो उसमें अस्थायी कर दिया गया था कि जैसे मान लीजिए अगर जो 500 रुपया ज़मींदार को देना है तो 500 ही देना है किसी भी हाल में। ठीक है, चाहे वो ज़्यादा ही क्यों ना वसूले या कम ही क्यों ना वसूले, जो अंग्रेज़ों ने निश्चित कर दिया था वो आय उनको चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता था कि मान लीजिए ज़्यादा उपज हुई तो उसमें ज़मींदारों का प्रॉफिट हो जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि आपदा आ गई प्राकृतिक कोई, तो उतना जो लोग नहीं दे पाते थे तो उससे सरकार को क्या होता था, नुकसान हो जाता था और ज़मींदारी फिर किसी और को देनी पड़ती थी। ज़मींदारी देना तो ठीक है, लेकिन उस टाइम नुकसान गवर्नमेंट का हो जाता था। ठीक है, तो ये समस्या थी। तो जो पिछली चीज़ें कहीं पे लागू किए हैं कोई एक, तो उससे कुछ ये लोग सीख के दूसरे तरीके से अपना रहे हैं। ठीक बात है। और ज़मींदारी व्यवस्था क्यों नहीं हटाना चाह रहे हैं, आपको मैंने बताया था, राजनीतिक महत्व इनका बढ़ गया था, राजनीतिक वर्चस्व इनका बढ़ गया था, इस वजह से ये ज़मींदारी व्यवस्था हटाना नहीं चाह रहे थे। इसी में आप लोग अगला पॉइंट लिखेंगे, सैद्धांतिक तौर पर यह प्रावधान किया गया कि कुल उपज में से लागत को निकालने के पश्चात जो बचता था उसका आधे से अधिक सरकार नहीं लेगी। उसी में अगला पॉइंट लिखेंगे,
30 से 40 वर्षों के अंतराल पर 30 से 40 वर्षों के अंतराल पर भू राजस्व के पुनः निर्धारण के भी प्रावधान थे। भू राजस्व के पुनः निर्धारण के भी प्रावधान थे। इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, प्राकृतिक आपदा के समय राहत का भी प्रावधान हालांकि व्यवहार में संकट के दौरान भी भू राजस्व की वसूली की गई। इस पूरी प्रक्रिया के क्रियान्वयन में सरकार की प्रत्यक्ष भूमिका थी। ठीक है, अब अगला आप लोग कारण लिखेंगे कि ऐसा क्यों था। जमींदारी व्यवस्था इन लोगों ने लागू किया था, तो उससे ज़्यादा इसको बेहतर समझ के लागू करने की क्या आवश्यकता थी। कारण लिखेंगे आप लोग, नीचे कारण हेडिंग डालेंगे, उसके कारण के नीचे लिखिए अगला पॉइंट। कारण के नीचे लिखेंगे पहला वाला पॉइंट, अस्थाई बंदोबस्त से होने वाले आर्थिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए कारण में ही दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के कारण भारत को बाजार एवं कच्चे माल के स्रोत के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता। इस उद्देश्य से जमींदारी बंदोबस्त की तुलना में यह अधिक उपयोगी था। इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, अधिकाधिक पैसे की आवश्यकता, साम्राज्य विस्तार एवं प्रशासनिक खर्चों के लिए भी। इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, ब्रिटेन में उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव और विचारधारा जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध थी, और यह विचारधारा जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध थी। नोट करके एक पॉइंट आप लोग लिखेंगे, ब्रिटिश सरकार का यह दावा था कि मद्रास में जमींदार नहीं थे और टीपू सुल्तान ने भी जमींदारों का दमन किया था। यह दावा आंशिक तौर पर सत्य है, क्योंकि भू राजस्व वसूली में भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में जमींदारों या मध्यस्थों की भूमिका 18वीं सदी में भी देखी गई। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रभाव मतलब पिछले में जो ज़मींदारी व्यवस्था में मैंने प्रभाव लिखाया था ना, किसानों पे क्या प्रभाव पड़ा था, ज़मींदारों पे क्या प्रभाव पड़ा था और सरकार पे क्या प्रभाव पड़ा था, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक बात है, तो लिखेंगे आप लोग प्रभाव। तो उसमें तो ज़मींदार थे, इसमें ज़मींदारों की भूमिका नहीं थी, तो हम जो इसमें शामिल हैं उनके प्रभाव की बात करेंगे। तो इनमें कौन शामिल है, सरकार प्रत्यक्ष रूप से शामिल थी, मतलब अपने अधिकारियों के साथ, और किसान थे। तो हम प्रभाव के बारे में दो लोगों की चर्चा करेंगे, एक किसान की, एक सरकार की। तो प्रभाव लिख के नीचे हेडिंग डालेंगे सरकार पर। इसमें लिखिए,
फिर एक बार सरकार ने जिस उद्देश्य से बंदोबस्त को लागू किया, उसमें बहुत हद तक सफलता मिली। हालांकि प्रशासनिक खर्चों में भी वृद्धि हुई। अब आप लोग लिखेंगे प्रभाव किसानों पर हेडिंग डालेंगे प्रभाव। इसमें लिखेंगे आप लोग ज़मींदारी बंदोबस्त की तुलना में अपेक्षाकृत बड़े एवं मझौले किसानों की स्थिति बेहतर थी। अगले लाइन से लेकिन छोटे किसानों की स्थिति कमोबेश ज़मींदारी बंदोबस्त की तरह ही रही। उसी में लिखेंगे भू राजस्व की अत्यधिक दरें, वसूली संबंधी कठोर शर्तें, व्यवहारिक तौर पर प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत नहीं इत्यादि कारणों से न केवल किसानों का आय गिरा बल्कि इन्हें भी कर्ज लेने को बाध्य होना पड़ा। भूमि बेचनी या गिरवी रखनी पड़ी। कई बार किसान भू राजस्व के अत्यधिक दबाव के कारण भूमि को बटाई पर दे देते थे। इससे मध्यस्थों की संख्या बढ़ी। नोट करके एक चीज़ लिखेंगे आप लोग, ज़मींदारी बंदोबस्त की तरह रैयतवारी बंदोबस्त ने भी महाजनों का महत्व बना रहा। फिर से आप लोग ध्यान देंगे, ज़मींदारी बंदोबस्त की तरह रैयतवारी बंदोबस्त में भी महाजनों का महत्व बना रहा। ठीक बात है। अब आप लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नोट कीजिए। रैयतवारी बंदोबस्त में ज़मींदारी बंदोबस्त के कौन से अनुभव का प्रयोग किया गया? रैयतवारी बंदोबस्त में ज़मींदारी बंदोबस्त का कौन से अनुभव का प्रयोग किया गया? ठीक बात है। मतलब ये है कि जो रैयतवारी बंदोबस्त था उसमें ज़मींदारी बंदोबस्त के कौन से अनुभव का ये लोग प्रयोग किए। ठीक बात है। ये क्वेश्चन आप लोग संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। ठीक है। बाकी अगला लेक्चर अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोशिश आप लोग यही करें कि लगातार बने रहें, लगातार अपना काम करें, बिल्कुल भी गैप ना करें। गैप करने से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। ख़राब होने का ये सेंस है कि रोज़ हैबिट में जो चीज़ें हैं उसको डेली बाय डेली हैबिट में रखना ही है, लाना ही है, गैप नहीं करना है, जिससे हमारा जो माइंड है उसको भी अच्छे तरीके से ये ज्ञात हो कि इतना काम हमें डेली करना है। क्योंकि चीज़ें जब हम लोग आसान समझते हैं या उसको जाने देते हैं तो सच में चला ही जाता है। इसी चीज़ के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।